सिंपल क्वेश्चन है पहले, और इसमें बेसिकली हम वही चीज फॉलो करेंगे जिसमें आपको डिफरेंट रेट्स दे देते हैं, और उसके ऊपर बेसिस के ऊपर से आपसे पूछता है वो रेट कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है वैसे, ये कह रहा आपको ये दे दिया एक कंपाउंड एजियो आइसोप्रोपेन, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है एजियो आइसोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, ये डिकम्पोज हो रहा है और ये हमें दे रहा है हेक्सेन प्लस नाइट्रोजन। इनका मोलर रेशियो भी सेम है, 1:1:1 का रेशियो है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दे दिया आपको, 543 केल्विन। कितना टेम्परेचर है, 543 केल्विन। अब उसने एक टेबल दे दिया आपको टाइम और प्रेशर के बीच में, टाइम 0, 360 और 720, और प्रेशर 35, 54, और यहाँ पर है प्रेशर 63। ये किस में है प्रेशर आपका, याद रखना mmF/Hg में है ये प्रेशर, और टाइम किस में है आपका, ये सेकेंड्स में है, ठीक है। आपसे पूछा उसने कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, इसका हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट आप निकालिएगा, कैसे निकालेंगे हिंट दे रहा हूं आपको मैं, आसान क्वेश्चन है वैसे तो। आप इसमें सबसे पहले इस इक्वेशन के हिसाब से एक कंडीशन निकाल लो, और कंडीशन कैसे निकलेगी, मान लो एजियो आइसोप्रोपेन एक्स है, और एक बच्चों होल्ड करो, तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये x हो गया, ये बन गया y, और ये बन गया z। अब इसकी इक्वेशन कैसे लेनी है आपने, सॉल्यूशन इसकी ऐसे शुरू होगी, x gives y plus z। क्या ये क्लियर है सभी को, टाइम t इज इक्वल टू 0, बताओ मुझे किसका प्रेशर होगा किसका प्रेशर नहीं होगा, कौन प्रेशर एग्जर्ट करेगा, y और z का नहीं होगा। बिल्कुल सही है, इसका प्रेशर होगा P0, इनका प्रेशर कितना कितना होगा, 0 0। टाइम t इज इक्वल टू टी डैश पे क्या होगा, इसमें से कुछ माइनस होगा, मान लो x माइनस हुआ, तो यहाँ कितना बना x, और यहाँ भी कितना बना x। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ है ना। अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन का p टोटल निकालना है, तो p टोटल वुड बी इक्वल टू P0 माइनस x प्लस x प्लस x। ये कैंसिल हो गया, बताओ pt की वैल्यू कितनी आ गई, pt की वैल्यू आ गई P0 प्लस x। एम आई क्लियर, बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गया pt माइनस P0, हाँ या ना, x कितना हो गया pt माइनस P0, क्लियर है। और इस x की वैल्यू को उठा के यहां से यहां पुट कर दिए, बताइए क्या बनी इक्वेशन। आपसे पूछेगा x फाइनली कितना हो गया, आप x निकाल रहे हो फाइनली, इट इज इक्वल्स टू P0 माइनस x, और x की वैल्यू कितनी है आपकी pt माइनस P0। कितने लोग को ये बात क्लियर है, यस P0 माइनस pt, और भी क्या हो जाएगा प्लस P0, दैट इज इक्वल्स टू 2P0 माइनस pt। एम आई क्लियर टू ऑल, ये x की फाइनल कंडीशन आ गई। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स लगाना है, और दो बनेंगी इक्वेशंस, एक बार बनेगी 0 और 360 वाली, और एक बार बनेगी 0 और 720 वाली। कैसे बनेगी, k इज इक्वल्स टू 2.303, टाइम कितना लेने वाला हूं मैं 360, लॉग इनिशियल कितना है P0 अपॉन नीचे क्या था हमारा 2P0 माइनस PT, लॉग P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। तो ये हो गया 2.303 अपॉन 360, लॉग P0 की वैल्यू कितनी लूंगा इस केस में 35 अपॉन 2 इंटू 35 माइनस PT की वैल्यू क्या लूंगा 54। क्या मेरी बात समझ आ रही है, जल्दी बोलिए, एम आई क्लियर बच्चों, हाँ ठीक है। यस सर। तो यहां से निकलेगा पहला K1, ऐसे अब K2 निकालिए जल्दी से, अगर K1 निकल गया K2 भी निकालिए। ये K1 निकाला आपने, अब आप K2 निकालिए जल्दी से, निकाल पाएंगे या नहीं, K2 के लिए P0 हमारा 35 16 ही ही होगा रहेगा, ना। नहीं 35 ही रहेगा, अच्छा फिर टाइम हमारा 720 सेकेंड हो यस जाएगा। यस यस, जल्दी करिए।
हो गया सर। समझ आ गया सही बच्चों को? यस सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और अब मैं आपको कराता हूं। मैंने वो कर लिए थे जिसमें इक्वेशंस दी होती हैं और रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई वाली कंपेयर वाला कर लिया था क्वेश्चन वो? हाँ, जिसमें हमने तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस? ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें आपको रेट इनिशियल कंसंट्रेशन दी होती है, इनिशियल फाइनल, मतलब दो टर्म्स में, इनिशियल पी की, इनिशियल क्यू की, और रेट दे दिया होता है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन, और आपसे पूछता क्या? ये वाले क्वेश्चंस नहीं करे अभी हम। कर लिए थे ना? ये नहीं करे? अभी नहीं करे? नहीं सर, हमने रेड्यूस टू रेड्यूस बाय वाले चलो क्वेश्चंस करे थे, उसके अलावा प्रेशर वाले करे थे। देखो ध्यान से, अब 1 2 3 4 4 एक्सपेरिमेंट है जिसमें पी की इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1 0.30 0.10 0.20, और क्यू की कंसंट्रेशन है 0.10 0.30 0.30 और 0.40, और रेट कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये है 9 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। और इस क्वेश्चन में इक्वेशन जो दी हुई है वो इक्वेशन ये है कि P प्लस 2Q गिव्स R प्लस 2S, ये इक्वेशन है। ठीक है, आपसे पूछा इसने डिटरमाइन द रेट लॉ, इसका रेट लॉ निकालिए। आप कहोगे क्वेश्चन देख के ये तो बहुत आसान है, ये तो एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें इतनी कहानी की जरूरत क्या है? ध्यान रखना, इसमें हमें सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा कैलकुलेट सब कुछ? क्योंकि इसमें आपको अब वैल्यूज दी हैं, वैल्यूज के हिसाब से एक्सपेरिमेंटली इसका रेट लॉ कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहीं किसी ने आपने ऐसा कर दिया कि रेट लॉ इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू के पी की पावर 1 और क्यू की पावर स्क्वायर, आंसर खत्म, दिस इज रॉन्ग। हो सकता है कि फाइनली भी ये आए, लेकिन अभी आप अगर आंसर को इस तरीके से क्लोज कर देंगे तो आप गलती कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि जो p की पावर है उसे आप क्या मानने वाले हैं x, और q की पावर को क्या मानने वाले हैं आप y। क्या मेरी बात समझ आ रही है? r इज इक्वल्स टू के पी की पावर x q की पावर y, समझ आ रहा है? जल्दी Yes, बोलो। sir. अब मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशंस लेने वाला हूँ। पहले r1 बताओ, r1 कितना हो जाएगा? बताओ r1, ये r1 है, ये r1, ये r2, ये r3, ये r4। इक्वेशन बना सकते हो? बताओ इक्वेशन क्या क्या बनेगी? पहली R1 क्या बनेगी? ये पहली बनेगी 3 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल्स टू के, और p की वैल्यू कितनी है? 0.10 to 0 the की power पावर 1. x की पावर x, हाँ, x और y. हाँ, और 0.10 की पावर y। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बताओ इक्वेशन नंबर 2, 9 10⁻⁴ के, ये हो गया 0.30 की पावर x, और ये हो गया 0.30 की पावर y। इक्वेशन नंबर 2, एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। 3 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू के, ये हो जाएगा 0.10 की पावर x, और ये हो जाएगा 0.30 की पावर y। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? थर्ड। और ये कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल्स टू के, 0.20 की पावर x और 0.40 की पावर y। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? फोर्थ। ये क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना। बच्चों ये क्लियर है इक्वेशंस बनाना? सबको Yes, समझ sir. आ गया Yes, sir. कैसे कैसे बनाई है इक्वेशंस? कुछ भी Yes, नहीं किया, sir. खाली वैल्यू पुट करी है हमने इसके अंदर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर वो इक्वेशंस लूंगा, वो वैल्यूज लूंगा जिसमें x की वैल्यू सेम हो, ताकि उससे क्या निकल के आ जाए? y निकल के आ जाए। बताओ मैं कौन सी इक्वेशन लेनी चाहिए मुझे? 1 and 3. 1 और 3। तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया 1 और 3 को। ये कितनी आ गई वैल्यू? 3 × 10⁻⁴, और ये हो गया 3 × 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू, ये मान लो k1 था और ये k3 था। ठीक है, k1 बाय k3। ऐसे k की जरूरत भी नहीं है, कांस्टेंट है, k1 k3 रहने दो, k ही रहने देना इसको, वो भी कटेगा ही बेसिकली। और ये हो जाएगा 0.10 अपॉन 0.10, ये भी x था, x माइनस x 0, वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, हाँ या ना? और यहाँ पर हो गया 0.10 की पावर y, और ये हो गया 0.30 की पावर y। बताओ कितनी वैल्यू आ गई है? ये तो हो गया 1 पूरा कट के। 1 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर y, हाँ या ना? जल्दी बोलो।
Yes, sir. अब मुझे बताओ 1/3 पावर वाई एन एस को मैं ले सकता हूँ ऊपर ऊपर ले जाऊं तो ये कितना हो गया 3 पावर कितना हुआ ये फिर मैं minus y. माइनस वाई और 1 क्या होता है 3 पावर 0 3 power 0. तो माइनस तो 0 कुछ होता नहीं कब कंपेयर करेंगे ना तो माइनस वाई इक्वल टू 0 या वाई इज इक्वल टू 0 कितने लोग को ये बात समझ आ गई Yes, sir. Yes, sir. एम आई क्लियर टू ऑल वाई की वैल्यू निकल के आ गई अब वाई निकल तो एक्स निकालो जरा एक्स कैसे निकालोगे कौन कौन सी इक्वेशन लोगे जिसमें वाई कॉमन है वाई का मतलब सेम वैल्यू है सेकंड और 2 थर्ड and 3. हाँ वही करने वाला हूं मैं अब मैंने सेकंड एंड थर्ड उठाया 2/3 ले लिया इसमें कितना हो गया 9 इंटू 10 पावर -4 अपॉन 3 इंटू 10 पावर -4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.10 की पावर x ये भी x है और ये खत्म हो चुका है y वाला तो क्योंकि वो 0.30 और वो भी 0.30 वो भी y है और वो भी y है तो ये तो खत्म है ये तो खत्म ये कितना हो गया कितने टाइम्स 3 टाइम्स तो ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x और 3 कैसे आता है इसका बेस की पावर कितनी है बेसिकली 1 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 कितने लोग को ये x इक्वल्स टू 1 समझ आ गया जल्दी हैंड रेज करो अपना अवनी यशिता कृष जल्दी बताइए पलक एम आई क्लियर ऋषभ ये क्लियर हुआ अवनी और पलक रह गए बस खाली अवनी समझ आया बेटे पलक पलक एंड अवनी आर यू देयर चलो x की वैल्यू आ गई हमारी 1 सर मेरा नेट चला गया था सर एक बार दोबारा समझा दीजिए लास्ट मैंने क्या किया अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड ले ली दोनों को डिवाइड किया आपस में और डिवाइड करने पे क्या नोटिस किया कि ये जब डिवाइड हुआ 9 × 10 पावर -4 अपॉन 3 × 10 पावर -4 ये कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स और ये कितना है 0.30 और ये कितना है 0.10 0.30 अपॉन 0.10 पावर कितनी है x और यहाँ 0.30 अपॉन 0.30 ये पावर कितनी है y ये तो कट ही गया पूरा पूरा 1 आ गया ये कितना रह गया 3 की पावर x तो 3 की पावर x इक्वल टू कितना रह गया आपका 3 और बेस क्या है सेम बेस है तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई x की वैल्यू हो गई 1 क्या मेरी बात समझ आ रही है हाँ या ना तो अगर मैं अब इसको रेट की इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू k p की पावर क्या थी x और q की पावर क्या थी y तो k p की पावर कितनी हो जाएगी 1 और q की पावर कितनी हो जाएगी 0 यानी कि रेट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा kp क्या मेरी बात समझ आ गई इज इट क्लियर टू एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं है हाँ या ना जल्दी बोलिए चलो अगर ये समझ हो गया समझ आ गया तो उसके अगला क्वेश्चन करते हैं जरा आप लोग क्या दिखाइए मुझे कैसे कैसे होना ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला ठीक है दूं Yes, sir. चलो करिए जरा लिखिए क्वेश्चन कह रहा है एक रिएक्शन है जिसमें ए बी और रेट दिया हुआ है ए है 0.20 तो बी कितना है 0.30 और रेट है इसका 5.07 × 10 पावर -5 ये है अगर ए 0.20 तो बी है आपका 0.10 ये हो गया 5.07 10 पावर -5 ये हो गया 0.40 ये हो गया 0.05 तो ये हो गया 1.43 × 10 पावर -4 उसने कहा एक तो ऑर्डर निकालो रिएक्शन का विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी जल्दी से निकालिए 2 मिनट दिए मैंने करने के लिए क्वेश्चन करके दिखाइए सभी लोग सेम क्वेश्चन है सेम Yes, sir. चलिए देखिए जरा कैसे किया आप लोगों ने सबसे पहले हमने क्या किया इक्वेशन बना ली है ना फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है 5.07 × 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू 0.20 की पावर x के तो चल ही रहा है और साथ में क्या हो गया है 0.30 की पावर y यही बनाई फर्स्ट इक्वेशन बच्चों ये बनाई थी इक्वेशन हाँ या ना Yes, sir. sir. और दूसरी में क्या बनाई 5.07 10 का -5 k की वैल्यू वही 0.20x ये हो गया 0.10 की
पावर y, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड क्या बनाई, 1.43 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल्स टू k, ये हो गया 0.40 की पावर x और 0.05 की पावर y, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 3। हाँ है ना बच्चों, यही किया ना आप लोगों ने। आप पहले तो किसको किससे डिवाइड करने वाले हो और क्या निकालने वाले हो। फर्स्ट सेकंड वन को करें, टू से। फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, So y is So equal to y is zero y हो निकल जाएगा। आएगा। तो ये जाएगा 5.07 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा पोर्शन ही खत्म हो गया x वाला, k बाय k 0.20 0.20, ये भी x है ये भी x है, तो खत्म ही है पूरा, 1 हो गया ये तो। और ये हो गया 0.30 अपॉन 0.10, इसकी पावर क्या हो गई है y, ये y था तो ये कितना रह गया खाली, ये तो हो गया 1 इधर, तो y की वैल्यू 0 आ रही है, ये 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू 3 की पावर y, ये आ रहा सभी का। और 1 Yes, इक्वल टू sir. क्या होता है 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 से कंपेयर किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। बताओ आपने x कैसे निकाला, जल्दी बोलो। So 1 divided by 3 करके। फर्स्ट को सेकंड थर्ड से डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। फर्स्ट को थर्ड से करने से क्या आ रहा है, क्या वैल्यू आ रही है बेटे, मैं निकाला नहीं, आप बताओ। So exact नहीं आ रहा उसमें। चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको डिवाइड। हमने क्या किया, फर्स्ट को थर्ड से करा ना, मैं थर्ड को सेकंड से करता हूँ, क्योंकि जब इसमें लॉग निकालना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आ रही होगी, है ना। Yes, sir. Yes sir, fraction में आ रहा है। फ्रैक्शन में ही आएगा, तो आपने किया थर्ड को सेकंड से, तो थर्ड की वैल्यू कितनी है 1.43 इन 10 पावर -4, और सेकंड की वैल्यू कितनी है 5.07 इंटू 10 पावर -5 इक्वल्स टू k अपॉन k। ये हो गया 0.40, ये हो गया 0.20, ये भी x है ये भी x है, ओके। इसके आगे क्या दे दिया, साथ में क्या दे दिया इसके 0.30, ये y है, और ये 0.10 की पावर हमारी ये भी y हो गई, ठीक है। अब इसको जरा डिवाइड कर लेते हैं पहले। इसको डिवाइड करने पे 10 पावर, ये -5 है, ऊपर कितना है -4, 1.43 अपॉन 5.07, नियरली कितना डिवाइड कितने टाइम जाएगा 14 टाइम्स हो गया ना ये। 5 के टेबल में 14 कितने टाइम आता है 5 2 पॉइंट लगभग 8, ये आ रहा होगा 2.8 हाँ। है ना। और इक्वल टू यहाँ पे कितना चल रहा है ये हो गई तीसरा आपकी रेट 1.43 था, वो भी 5.07 था। कितना 5 पॉइंट, तीसरा 1.43 था ना, तो 1.43 10 का -4 था लेकिन, ठीक है बेटा। ऐश्वर्या समझ आया, यस सर। हाँ तो ये हो गया 2.8। अब यहाँ पर देखें तो डिवीजन करते हैं इसका, यहाँ पर वैल्यू क्या क्या आ रही है बताओ जरा एक बार, x की वैल्यू क्या आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है। y की वैल्यू तो ऊपर निकाल चुके हैं ना हम लोग, है ना। ये कितना हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गई हमारी 2 की पावर x, राइट। और ये देखें तो कितना हो चुका है हमारा, ये 3/10 था, सेकंड बाय थर्ड उल्टा लिख दिया ना मैंने आपको, मैंने थर्ड में वैल्यू कितनी थी 0.05 थी ना, Yes, sir. और यहाँ पे 0.10, तो ये कितने टाइम्स हो गया 1/2 टाइम्स। ये 1/2 की पावर कितनी है y, क्या मेरी बात समझ आ रही है। अब दो वेरिएबल तो हो नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। एक की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है y की वैल्यू 0 है ना, तो 2.8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x और 1/2 की पावर कितनी हो गई 0, तो ये तो हो गया 1, तो 2.8 इज इक्वल टू कितना रह गया हमारा 2 की पावर x। क्या मेरी बात समझ आ रही है, आया ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, आपको उसने दे दिया log 2.8 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू। log 2.8 की वैल्यू लिख लो, बोलता हूँ ये होती है 0.4503, और log 2 की वैल्यू भी आपको आती है 0.3010। देखो अब क्या करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log 2.8 इज इक्वल्स टू x log 2। क्या मेरी बात समझ आ रही है, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी log 2.8 अपॉन log 2, log 2.8 की वैल्यू बोलो 0.4503, ये कितना है 0.3010, नियरली ये 45 है 30 है, तो कितना हो जाएगा 3/2, x की वैल्यू आ गई 1.5। बताओ इसका ऑर्डर कितना आ गया रिएक्शन का, r इज इक्वल्स टू k, a की पावर x है
और b की पावर क्या है y, बताओ क्या वैल्यू आ रही है, r इज इक्वल्स टू के a की पावर 1.5 और b की पावर 0, तो ऑर्डर आ गया आपका 1.5। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को? क्या पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में आपको लॉग की वैल्यू जरूर देगा, बिना लॉग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर टू ऑल? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन सब आ गए तो जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टाइप की, और प्रोसीड करते हैं हम लोग। हम लोगों ने प्रेशर वाले क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, हमारा ये वाला टाइप भी हमने क्लियर कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको हाफ लाइफ के बारे में बताया जाता है। इसके बारे में हाफ लाइफ पढ़ा था हमने, हाफ लाइफ अभी नहीं पढ़ा? हाफ लाइफ पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक का नाम है हाफ लाइफ, ठीक है। होता क्या है हाफ लाइफ, पहले तो ये समझ लेना, एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में कोई भी रिएक्टेंट which the concentration of reactant, better word है, concentration of reactant becomes half of its initial value। यानी एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का कितना हो रहा है, आधा हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाफ लाइफ। याद रहेगा? ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे इसे ऐसे समझो, एक एप्पल है, ठीक है, और जो ये एप्पल है ये इसकी हाफ लाइफ है 10 मिनट, और ये एप्पल जो है ये 20 ग्राम का था। तो मैंने पूछा 1 घंटे बाद ये एप्पल कितना रह जाएगा, 60 मिनट्स बाद कितना रह जाएगा? कर पाओगे? पहले 10 मिनट में कितना हो जाएगा ये एप्पल? 10 ग्राम, हाँ या ना? फर्स्ट 10 मिनट्स में कितना हो गया? 10 ग्राम। बताओ अगले 10 मिनट में कितना हो जाएगा? अगले 10 मिनट में कितना हो जाएगा ये एप्पल? 5 ग्राम। जीरो कैसे हो जाएगा? आधा करना है। अच्छा, जो इनिशियल है उसका ही आधा यस, करना है। अगले 10 मिनट में 2.5 2.5 2.5 ग्राम, उससे नेक्स्ट 10 मिनट्स में 1.25, 1.2 उसके नेक्स्ट 10 मिनट्स में जल्दी बोलो 125 का आधा कितना? पॉइंट 0.265 0.265 625, उसके भी आधे में 10 मिनट बाद कितना हो जाएगा हमारा ये? जल्दी बोलो। 0.3125 0.312 समथिंग है ना, 312 समथिंग आ जाएगा हमारा। तो यानी कि 10-20 ग्राम का एप्पल 60 मिनट बाद कितना होने वाला है? 312 ग्राम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये जो तरीका है, ये जो फिनोमिना है, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। जनरली ये जो फिनोमिना होता है इट इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं धीरे धीरे अपने इनिशियल अमाउंट का क्या होते हैं, लगातार आधा होते जाते हैं। और ये जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकम्पोज होते हैं वो अपने में से एनर्जी बाहर निकालते हैं। उस एनर्जी से हम वाटर को बॉईल करके स्टीम बना के टरबाइन की हेल्प से हम बिजली पैदा करते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि ये जो फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव फ्यूल, ये कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। बताओ खत्म क्यों नहीं होगी? क्योंकि किसी भी नंबर का आधा जीरो नहीं होता है ना। तो यानी कि अमाउंट लगातार आधे का आधा होता जाएगा, लेकिन कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, और लगातार अपने में से रेडिएशंस निकालता रहेगा। हेंस रेडियो एक्टिव वेस्ट इज ऑल्सो हार्मफुल एंड हैजार्डस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सबको समझ आ गया कंसेप्ट? अब किसी ने कहा ये जो तरीका आपने किया है तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, क्या कोई आसान तरीका है हाफ लाइफ निकालने का? मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि हाफ लाइफ जो है वो करती क्या है। हाफ लाइफ भी फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म को फॉलो करती है, यानी कि K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग इनिशियल कितना हो गया हमारा A नॉट, और मैंने कहा फाइनल कितना हो जाएगा ये अपनी कंसंट्रेशन का कितना होने वाला है? चलिए बोलिए।
आप इसे रिड्यूस्ड बाय भी कह सकते हो और रिड्यूस टू भी कह सकते हो, दोनों में सेम बात आएगी। क्यों? अगर रिड्यूस्ड बाय है तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू, और अगर हम इसको रिड्यूस टू कह रहे हैं तो उसमें क्या फर्क हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए नॉट अपॉन नीचे कितना हो जाएगा ए नॉट बाय टू। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस अब देखो Yes. इसमें भी तो वही बनेगा, ए नॉट से ए नॉट गया, टू ऊपर आ गया, तो इट वुड कम आउट एज 2.303। टी हाफ को मैं इधर ले गया, के को इधर ले आया, इट वुड बी log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। तो ये बन गया हमारा 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, और ये किसके इक्वल है, टी हाफ के इक्वल है, या फिर हम ये कह सकते हैं टी हाफ की वैल्यू हो गई 0.693 अपॉन के। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ये हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला है जो हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। कितनी हाफ लाइफ हो चुकी है, ये कैसे कैलकुलेट करनी है हमें। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, 1/2 की पावर n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के लिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। तो 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू अमाउंट लेफ्ट। क्या किया मैंने, 1/2 की पावर n किसके इक्वल कर दिया हमने, अमाउंट लेफ्ट के। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अ सब्सटेंस has half life of 10 minutes, calculate the time required for 1/64 of its initial concentration। कह रहा है कितना टाइम लगेगा उसे 1/64 होने में अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो हम क्या करेंगे, 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू अमाउंट लेफ्ट इज 1/64। हाँ या ना? ये हो गया 1/2 की पावर n, और ये हो गया 1/2 की पावर 6। क्या है मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर ये कितने लोगों को Yes, समझ sir. आ गया 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 6? क्विकली रेज योर हैंड। Yes, sir. खुशी, इज इट क्लियर बेटे? इशिता, पलक? तो इसका मतलब कंपेयर करो तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हाफ लाइफ लगेंगे हमें यहां से यहां पहुंचने में। अगर 6 हाफ लाइफ लग रही हैं और एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है 10 मिनट, तो बताओ कितनी देर में होगा ये, टोटल टाइम टेकन वुड बी 6 into 10. वेरी गुड, 6 into 10 दैट इज 60 मिनट्स में ये अपने इनिशियल अमाउंट का 1/64 हो जाएगा। स्टोरी क्लियर है? जल्दी बोलिए। यस सर सर क्या कभी हाफ लाइफ जाके 0 पे रुकेगा? आप मुझे बताओ, किसी नंबर का आधा 0 होता है क्या? नहीं। बस फिर कभी हाफ लाइफ 0 नहीं होगा। समझ गए? ओके ऐश्वर्या? बेटा बात समझ आई, जल्दी बताओ। चलो अगला क्वेश्चन सभी के लिए, ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों करके दिखाओ मुझे, अभी 5 मिनट दूंगा इसे करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पीरियड यानी कि टी हाफ ऑफ एलिमेंट इज 140 डेज। कितना दिया हुआ टी हाफ? 140 डेज। कह रहा है आफ्टर 650 डेज, आफ्टर, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस सर एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। After 650 days, what amount of 1 gram of elements will be reduced? कह रहा है 650 डेज में के बाद 1 ग्राम का कितना अमाउंट रिड्यूस हो चुका होगा, ये निकालना है आपको। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सुन लो, ये एनसीईआरटी में भी है। हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, half life that is T half of carbon 14 is 5730 years. An archaeological wood had only 80% of carbon 14 in it now.
नाउ कैलकुलेट द एज ऑफ सैंपल, आपसे कहा उसने क्या निकाल दो, एज ऑफ सैंपल। पहले करिए क्वेश्चन नंबर 1 और फिर ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको लॉग की वैल्यूज देता हूं मैं, लॉग की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में आएगी, उसके बिना हो नहीं पाएगा ये क्वेश्चन। तो लिख लो, लॉग के अंदर लॉग की कुछ वैल्यूज आएंगी आपकी, जैसे लॉग 80 निकालोगे ना इसके अंदर आप, तो चलो लॉग तक वाले वैल्यू छोड़ देना, मैं लॉग टेबल देख के बताता हूँ क्या वैल्यू आती है। फटाफट करिए जरा, ये दोनों क्वेश्चन करिए एक बार, 5 मिनट दिए करने के लिए मैंने। 140 से कैसे डिवाइड करें? नियरली सेम लेके चलो ना, नियरली 8 से 50 डेज बोल तो दिया उसने, तो आप नियरली ले लो ना। देखो एग्जैक्टली निकालना तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, एग्जैक्टली नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, अगर देखो आप निकालना चाहो तो इसमें लॉग की जरूरत पड़ेगी आपको। इसको ऐसे लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है आपको बताना क्वेश्चन में, हाफ लाइफ दे रखी है ना, कितनी दी हुई है हाफ लाइफ बच्चों? 140 डेज की गिवन है सर। 140, क्योंकि k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ फॉर्मूला होता है, और टी हाफ की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी है, 140। ओके, अब क्या पूछा उसने, क्या पूछा बेटे उसने? सर 1 ग्राम कितने में रिड्यूस हो जाएगा 650 डेज में? 1 ग्राम कितने में रिड्यूस हो जाएगा? तो हम पहले एक काम करते हैं, t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ है ना? इसमें k की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, k की वैल्यू कितनी है, 0.693 अपॉन 140। तो t इज इक्वल्स टू 2.303 0.693 अपॉन 140 लॉग, बताओ इनिशियल कितना लूंगा, 1 ग्राम, है ना? और निकालना क्या है मुझे ये निकालना। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जल्दी बोलो। यस सर। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. इसमें टी कितना लोगे, टी की वैल्यू कितनी है? उसने पूछा गया हमसे व्हाट अमाउंट पूछा ना, हाँ तो टी की वैल्यू दी हुई है हमें, कितना कितना दिया हुआ उसने, 140 डेज 650 डेज, यानी कि 650 दिन। 650 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 140 लॉग 10 होता है माइनस लॉग ए। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? कितने लोग को ये बात क्लियर हुई, जल्दी बताइए। इशिता, क्रिश, पलक, ये बात समझ आ रही है बेटा? Yes, आया ना? Yes, sir. अब यहाँ पे ध्यान रखना, मुझे तो ए निकालना है, ये तो लॉग निकल के आ रहा है। पहले काम करो, इसको उधर ले जा सबको। 650 इंटू 0.693 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2.303 इंटू कितना होता है 140 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस लॉग ए। अब ध्यान रखना, ये माइनस पहले इधर जाएगा, ये जो भी वैल्यू सॉल्व होती आएगी ना, जो भी वैल्यू आ रही है सॉल्व होती है उससे आगे नेगेटिव लग जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए। अब इस केस में आपको वो लॉग ए की जो वैल्यू आ रही होगी ना, इसका एंटी लॉग निकलने वाला है बच्चों। क्या निकलने वाला है? एंटी लॉग। तो इसका एंटी लॉग की वैल्यू तुम्हें दी होगी, वो तुम्हारा आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आपको क्वेश्चन में लॉग और एंटी लॉग दिया होगा, समझ लेना। जो भी आपकी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, अगर वो कैलकुलेशन इतनी आ रही है तो ऑब्वियसली बात है, अगला स्टेप तो एंटी लॉग करना है, क्योंकि एंटी लॉग करते ही एंटी लॉग ऑफ लॉग ए क्या होता है, जल्दी बोलो। एंटी लॉग ऑफ लॉग ए सिंपली ए। क्लियर है? और इसकी तुम्हें वैल्यू दी होगी, एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या कर पाओगे या नहीं, जल्दी बताओ बच्चों, कर पाओगे? Yes, sir. मैं चलो तुम बता देता हूँ वैल्यू क्या आएगी, ये चाहो तो लिख लो चाहो तो वैल्यू। ये लॉग ए 1 माइनस था ना, हम चाहे तो इसको लॉग ए की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे इसने जो वैल्यू दी हुई है हमें दी हुई है एंटी लॉग 1.397 की वैल्यू दी हुई है। एंटी लॉग 1.397 की वैल्यू होती है बच्चों 24.94। अब जरा चेक करना,
कि क्या ये जो वैल्यू आ रही है डिवाइड करने पे, ये सारी वैल्यू जो सॉल्व करने पे आ रही है, क्या ये 1.397 आ रही है? आप लोग ये चेक कर सकते हो खाली कि मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे क्या ये वैल्यू 1.397 आ रही है? अगर आ रही है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? जल्दी बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब आगे सुनिएगा नया टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इस चैप्टर के अंदर, दैट इज अबाउट सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सुना है कभी आप लोगों ने क्या होती है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस? सूडो वर्ड तो सुना हुआ ना आप लोगों ने? सूडो वर्ड सुना है या नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. क्या होता है सूडो? So fake. फेक या फॉल्स अपीयरिंग, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो ऑर्डर दिख रहा है, दिख तो हायर ऑर्डर रहा है लेकिन वो हायर ऑर्डर होता नहीं है, वो लोअर ऑर्डर निकल के आता है, मतलब बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर निकल के आता है और वो दिख क्या रहा होता है? हायर ऑर्डर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको लिख देता हूं, अ रिएक्शन which appears to be of higher order, but actually it comes out to be of first order. Such reactions are pseudo unimolecular reactions, are known as pseudo unimolecular reactions। क्या मेरी बात समझ आ गई? यानी एक ऐसी रिएक्शन जो दिख क्या रही है? हायर ऑर्डर की, लेकिन निकली किसकी? रिएक्शन निकली किसकी? फर्स्ट ऑर्डर की। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये था CH3 COO C2H5, आप जानते हैं इसे, ये क्या होता है? एस्टर होता है। और एस्टर में हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। जैसे ही आप पानी डालते हैं तो क्या बनाता है ये? CH3 COOH प्लस साथ में क्या बनता है? C2H5OH। हाँ या ना? जल्दी बोलो, जरा बताओ इसका रेट कितना निकल के आएगा? क्विकली रेट कैसे निकालोगे इसका? अरे रेट इज इक्वल्स टू K CH3। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? Am I audible? Sir, cut सर रही है ब्रेक हो आवाज। रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है? अब क्लियर हो रही है? ब्रेक है अभी भी? वॉइस में ब्रेक अभी भी हो रही है? ब्रेक सर थोड़ी सी फिर से रिपीट करता हूं मैं, कह रहा है अब क्लियर है? जैसा हो रही है ब्रेक। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है? अच्छा एक मिनट रुको जरा, जस्ट अ मोमेंट। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो अपीयर तो हो रही हैं हायर ऑर्डर, मगर वो एक्चुअली होती क्या है? फर्स्ट ऑर्डर निकल के क्या आती हैं? वो फर्स्ट ऑर्डर निकल के आती हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे डीएस्टरिफिकेशन कर रहा हूं मैं। एस्टर जानते हो ना? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड को एस्टर कहते हैं। डीएस्टरिफिकेशन मतलब क्या होता है? उस एस्टर को तोड़ना। तो आपने एस्टर ले लिया CH3 COO C2H5 और उसके अंदर पानी डाल दिया। जैसे ही आपने उसे पानी डाला, इसने क्या फॉर्म कर लिया? CH3 COOH और साथ में क्या बाहर निकला? C2H5OH। ये क्या है? आप जानते ही हो, इथेनॉइक एसिड। और ये क्या है? आपका इथेनॉल। अब मैंने कहा इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखो, तो आपने कहा सर रेट लॉ तो बहुत ही आसान चीज है। रेट लॉ तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो उसके रिएक्टेंट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपने लिखा रेट इज इक्वल्स टू K, साथ में आ गया CH3 COO C2H5 और साथ में आ गया वाटर। इसका कितना है मोलर कोएफिशिएंट? 1। इसका कितना है मोलर कोएफिशिएंट? 1। तो वो क्या बन गई? उसकी पावर 1, उसकी पावर क्या बन गई? 1। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बोलिए बच्चों, हाँ या ना? इज इट? यस सर। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वाटर तो प्योर लिक्विड है ना? वाटर प्योर लिक्विड है। ऑर्डर में देखूं इसका कितना दिखाई दे रहा है? ऑर्डर इज कमिंग आउट टू बी 1 + 1 = 2, मगर इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 नहीं होता। इसका ऑर्डर कितना होता है? फर्स्ट ऑर्डर निकल के आता है। कैसे? क्योंकि जब मैं इसका रेट लॉ लिखता हूं तो रेट की टर्म में
हम प्योर लिक्विड को कंसीडर नहीं करते, याद आया नहीं? तो ये हो गया CH3CO C2H5 की पावर 1 और H2O को हम काउंट नहीं करेंगे, ऑर्डर वुड कम आउट एज 1। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, ऑर्डर 1 आ रहा है, समझ आ रही है बात, हाँ या ना? Yes. ये कैसी रिएक्शन हुई? सूडो रिएक्शन है या नहीं? जल्दी बोलो। सर हम लोग यूजुअली सूडो रिएक्शंस को पहचानेंगे कैसे? हम पता कैसे पहचानेंगे? ऐसी रिएक्शन जिसमें कहीं ना कहीं प्योर सॉलिड्स या प्योर लिक्विड्स कंसीडर हो रहे हो। तो क्या होता है, रिएक्शन का रेट लिखते वक्त हम क्या करते हैं, जनरली हम तो रिएक्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन रिएक्टेंट कंसीडर करने के साथ साथ रिएक्टेंट का फेज भी कंसीडर करना है। तो जो रिएक्शन दिखने में तो लग रहा है, अगर मैं सबको कंसीडर कर लूं तो ऑर्डर ज्यादा आने वाला है, लेकिन असल में जब फेज को कंसीडर किया जाता है तो प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड कंसीडर नहीं होते। और ऐसी रिएक्शन जिसमें कंसीडरेशन के बाद जो रेट है वो खाली फर्स्ट निकल के आता है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है बेटा? यस सर। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे आप इसे पहचानते हो, ये होता है आपका केन शुगर C12H22O11। इसमें आपने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। जैसे ही आपने इसमें पानी डाला, इसने क्या बना दिया? C6H12O6 प्लस साथ में क्या बन गया? C6H12O6। ये क्या है आपका? ग्लूकोज। और ये क्या है आपका? फ्रक्टोज। ठीक है, पहला वाला क्या है? ग्लूकोज, दूसरा क्या है? फ्रक्टोज। अगर मैं आपसे कहूं इस रिएक्शन का रेट लिखो तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू K, साथ में क्या हो जाएगा? C12H22O11 और पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 1। आया ना? जल्दी बोलो, पावर कितनी हो जाएगी इसकी? 1 आएगी नहीं आएगी? तो ऑर्डर कितना आ रहा है इसका? 1। तो ये अपीयर कितना हो रहा था? इसका अपीयर जो हो रहा था वो हो रहा था रेट इज इक्वल्स टू K C12H22O11 और साथ में था इसके H2O और उसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1। तो ऑर्डर was appearing to be 2, but it is wrong. It is actually first order reaction। और ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हम लोग, जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखो, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हम स्टडी करते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर का। क्योंकि टेम्परेचर का बेसिकली काइनेटिक्स की बात करें या किसी भी रिएक्शन की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की क्या बढ़ जाती है? तो बताइए, क्या चीज टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है? मॉलिक्यूलर स्पेस। नहीं, स्पेस तो बात की बात है। पहली चीज, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, हाँ या ना? बढ़ती है या नहीं? यस सर। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल्स तेजी से मूव करेंगे। अगर तेजी से मूव करेंगे तो पार्टिकल के कोलाइड करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। जितने पार्टिकल ज्यादा कोलाइड करेंगे उतनी चांसेस ओवरलैपिंग के ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? जल्दी बोलो। उतने ही चांसेस पार्टिकल्स के कोलाइड करने के बाद, ओवरलैपिंग के करने के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, हाँ या ना? अरे बोलो। सर Yes, रिपीट कर दीजिए एक बार फिर मैंने से। कहा जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक सड़क है, उसके ऊपर गिनती की कार्स घूम रही हैं और गिनती की जब भी कार्स आपस में टकराती हैं तो वहां पे लड़ाई होती है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि एक सड़क पर कार कम है और उसी सड़क पर अब कार आपने बढ़ा दी, तो आप मुझे बताओ किस केस में लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा होंगे? जब कार ज्यादा है। ठीक है, दूसरा केस, पहले जो कार्स ज्यादा थी वो बहुत स्लो चल रही थी, अब हमने कह दिया कि जो भी कार इस सड़क पे चलेगी तो कम से कम 80 की स्पीड से चलेगी। अब मुझे बताओ कोलिजन्स जो होंगी वो भयंकर होंगी या नहीं होंगी?
जल्दी बोलो, कोलिजन जो होंगी वो ज्यादा डैमेज कॉज करेंगी या नहीं करेंगी? यस सर। क्यों क्यों डैमेज कॉज करेंगी? क्यों डैमेज कॉज करेंगी? जल्दी बोलिए, डैमेज क्यों कॉज करेंगी? तो मोमेंटम ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तेजी से टकराएंगी, टकराने की वजह से गाड़ियों की जो आपस में टक्कर हुई तो गाड़ियों की बॉडी देखा जाए तो गाड़ियां बॉडी जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई। ओवरलैप मतलब टक्कर हुई तो डैमेज हो गई बेसिकली, है ना। तो जितने ज्यादा टाइम लगता है डैमेज को रिकवर करने में, बेसिकली उन कार्स को हटाने में, उनकी जो टकरा के एक दूसरे के साथ उन्होंने गाड़ी की डैमेज किया था उसको ठीक करने में, तो ऑब्वियस ही बात है इस दौरान जो दोनों ड्राइवर्स हैं उनकी लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा हो गए। पूरे तसल्ली से लड़ाई करेंगे, एनर्जी बहुत रिलीज करेंगे, क्योंकि लड़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है एनर्जी रिलीज करेंगे, और जब एनर्जी रिलीज करेंगे तो अल्टीमेटली क्या गेन करेंगे? जल्दी बोलिए, अल्टीमेटली क्या गेन करेंगे? थक जाएंगे ना लड़ लड़ के, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। सेम कहानी यहाँ पर है कि जब भी आप किसी पार्टिकल के पास, पार्टिकल को क्या दे देते हो आप? टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हो। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो पार्टिकल आपस में बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से टकराना शुरू कर देते हैं, और जितना ज्यादा टकराते हैं एक दूसरे के साथ, समझ लीजिए उतनी ही ज्यादा चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग या कोलिजन बढ़ जाती है। ठीक है, और जितनी ओवरलैपिंग बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ जाती है, समझ जाइए उतना ही कंपाउंड एनर्जी का, उतना ही मतलब जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो एनर्जी का लॉस करेगा, और जितना एनर्जी का लॉस होगा उतना ही वो क्या गेन करेगा? स्टेबिलिटी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना बच्चों, इज इट क्लियर? जल्दी बोलिए। Yes. यस सर। चलो अब मैं आपको इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझाता हूं। ऐसा पाया गया बच्चों, एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के राइज करने पे, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट गेट्स डबल्ड। ये क्या होता है? रेट हमारा डबल हो जाता है, इट गेट्स डबल्ड। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के राइज करने पे रिएक्शन का रेट क्या होता है? हमारा डबल हो जाता है। मतलब मान लो अगर T1 हमारा टेम्परेचर 273 केल्विन था और T2 हमारा 283 केल्विन हो गया, तो अगर T1 पे जो रेट R1 था और T2 पे रेट R2 था तो R2 इज इक्वल्स टू 2R1 हो जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बच्चों ये बात समझ आई? ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये आपने नहीं निकाला, ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि ऐसा पाया गया है कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, और ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अब आपको। मान लो आपके पास, सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए। मैं दिखा देता हूं, जब हो जाए बता देना मुझे। चलिए ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, हमने यहां पर एक ग्राफ की टर्म से समझने की कोशिश करी। ठीक है, पार्टिकल की ग्राफ को हम स्टडी कर रहे हैं, एनर्जी है और यहां पर मान लो टेम्परेचर है। ठीक है, अब एनर्जी और टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ क्या पार्टिकल की खुद के पास कोई एनर्जी होती है? अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं तो क्या पार्टिकल के पास खुद के पास कोई एनर्जी होती है या नहीं होती है? हर पार्टिकल के पास कोई एनर्जी है या नहीं है, ये बताओ। सर है। कौन सी एनर्जी होती है, क्या कहते हैं उसको? काइनेटिक। काइनेटिक नहीं, क्या कहते हैं, क्या उस एनर्जी का इंटरनल नाम? नहीं, इंटरनल एनर्जी तो है, एक पर्टिकुलर एनर्जी बोलते हैं ना कि कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हर पार्टिकल के पास होती है, उसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी स्टडी कर लेते हैं हम लोग। तो 3/2 kT वाला। नहीं, वो तो वैल्यू है।
आप लोगों ने वो वर्ड नहीं सुना जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कह देते हैं, थ्रेशोल्ड Yes, फ्रीक्वेंसी sir. कह Yes, देते sir. हैं, वर्क फंक्शन कह देते हैं, सुना है या नहीं सुना? Yes, sir. Yes, sir. क्या sir. होता है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड हम फ्रीक्वेंसी? minimum energy required to हम्म, take an electron out of its orbit. बिल्कुल ठीक है। मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए होती है एक पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उसी को हम नाम दे देते हैं क्या? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ या ना? तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली ये आपने एनर्जी ग्राफ दिखा दिया, बेसिकली गिब्स एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और या टेम्परेचर ना लेके हम इसको रिएक्शन प्रोग्रेस ले लेते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, वो तब इजी हो जाएगा आपको समझना। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ये रिएक्टेंट की मिनिमम एनर्जी है जो इसके पास होनी चाहिए थी, और अगर प्रोडक्ट फॉर्म होना है तो रिएक्टेंट को इस पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस करना जरूरी है। ठीक है, मान लो ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास थी, इतनी एनर्जी, ठीक है, और ये क्या बना, आपका प्रोडक्ट है, दिस इज योर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर रिएक्टेंट, एंड रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी पहले से ही मौजूद थी। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि इस रिएक्टेंट को अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, इस जगह नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, अभी क्लियर करता हूं आपको मैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए रिएक्टेंट को इस पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा। ये बात मानते हो? जल्दी बोलो। उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए इस पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, इस बेचारे के पास इतनी एनर्जी तो है ही नहीं, इसके पास जो खुद के पास एनर्जी है वो तो कम है, तो इसको कोई हेल्प चाहिए होगी। और वो हेल्प क्या होगी कि इसको यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए आपको एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर तक पहुंचाने के लिए रिएक्टेंट को दी जाती है उसको हम लोग बोलते हैं EA, इसका नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो ऑब्वियस ही बात है, जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि यहां से लेके ये जो पूरा पोर्शन है ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर का आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऐसा समझ लो कि एक बच्चा जो खुद अगर पढ़ाई करे तो वो 35% मार्क्स ला सकता है, और उसका सपना है कि वो IIT क्वालिफाई करे, और IIT की जो कट ऑफ है वो 85% पे जा रही है। अब वो बच्चा खाली 35% वाला ही है, तो उसने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, जो कोचिंग सेंटर हर बच्चे को 60% इंप्रूवमेंट ला के देता है, 60% अपनी तरफ से। तो आप मुझे बताओ, जब उस 35% वाले बच्चे ने वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया तो क्या वो बच्चा IIT क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं? Yes, sir. कर पाएगा। क्यों कर पाएगा, कारण बताओ। तो वो बढ़ गई ना 35 + 60 हो गई, कितनी उसकी 95% हो गई, कट ऑफ कितने भी थी 85 पे, तो वो बहुत ही फ्लाइंग कलर्स में क्वालिफाई हो पाया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? Yes, sir. अब मान लो उस बच्चे की वही एनर्जी है, 35% एनर्जी है, और उसने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया जो ऑफर कर रहा है 40% इंप्रूवमेंट। तो आप मुझे बताओ, क्या वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएगा? No, sir. 35 + 40 कितना हो जाएगा हमारा? 75, और 75 85 से क्या है, छोटा है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना था वो उतनी एनर्जी गेन ही नहीं कर पाया। अगर एनर्जी गेन नहीं कर पाया तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? yes, sir. ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, एक अच्छा प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल के खुद के पास भी एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और अगर पार्टिकल के पास खुद के पास एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? अगर पार्टिकल के पास खुद के पास एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? इट रिक्वायर्स मोर एक्टिवेशन एनर्जी टू क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है?
जल्दी Yes, बोलो। sir. तो अगर मैं अब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो बेसिक सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पे मैं इन पार्टिकल्स की जो एनर्जी थी उसको एनहांस कर रहा हूं, यानी कि अब रिएक्टेंट को ये जो एनर्जी पहले थी उसके पास अब रिएक्टेंट की एनर्जी ये हो गई है। जल्दी बोलिए क्यों बच्चों? टेम्परेचर देने पे मान लो पहले रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, अब टेम्परेचर की बढ़ाने पे इस रिएक्टेंट की जो इनिशियल एनर्जी इतनी हो गई, ऊपर से आपने एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को एनर्जी दे दी। अब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जैसी उसने ली वो आसानी से क्रॉस कर पाएगा, जितनी आसानी से क्रॉस कर पाएगा, यानी कि पहले कम अगर पार्टिकल्स क्रॉस कर पा रहे थे, अब टेम्परेचर देने पे पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जैसे एग्जांपल के Yes, तौर पे sir. आप इसे ऐसे समझो कि अगर हम बात करें ईयर 2003 की, जब आईआईटीज में सिलेक्शन या कॉलेजेस बहुत कम थे और बच्चे लगभग उतने ही पार्टिसिपेट करते थे, एग्जाम देते थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें रिजल्ट ऑफ आईआईटी तो कई हजार बच्चा आईआईटी को आसानी से क्वालिफाई कर पा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या आईआईटी का एग्जाम इजी हो गया? आंसर है नहीं, एग्जाम तो आईआईटी का इजी नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि बच्चों का अब सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू पहले वाले लोगों के पास रिसोर्सेज कम थी, यानी खुद की जो एनर्जी थी, अगर किसी को कोई प्रॉपर गाइडेंस मिल गई यानी प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई तो वो तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहा था, लेकिन जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली वो कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाए, उन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म नहीं किया। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो बच्चों के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बच्चों के पास बहुत सारे मेंटोर्स हैं, और वो बहुत सारे मेंटोर्स उनको ट्रिक्स एंड तरीके बताते हैं ताकि उन तरीकों से आसानी से आईआईटी क्वालिफाई हो सके, उस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो जितनी भी ये कोचिंग सेंटर्स हैं ये बेसिकली वो एनर्जी का सोर्स है जो उस पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को एनहांस कर रही है, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एवरेज एनर्जी बढ़ेगी उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स की एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जो जितने ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए कहा जाता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. क्लियर है ये सभी बच्चों को या सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आया? प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो। ध्रुव क्लियर हुआ? ऐश्वर्या, पलक, चलो गुड। अब एक बात और समझिएगा, अब किसी ने कहा कि एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और वो होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? ध्यान रखना, ये एनर्जी है और ये आपका रिएक्शन प्रोग्रेस है, ठीक है? अब ये आपका बना हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है? अब क्या हुआ, आपने इसे कैटलिस्ट दे दिया। क्या दे दिया इसको आपने? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करता क्या है जल्दी बताओ? सर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। लो मतलब कहने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट को ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, हाँ या ना? क्या करता है? रिएक्शन को ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जैसे मान लो इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को यहां से यहां पहुंचने के लिए, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, यहां से यहां पहुंचने के लिए इसे ये पाथ फॉलो करना ही था, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या किया कैटलिस्ट ने, कहा कि मैं आपको ना एक और पाथ से ले चलता हूं, इस रिएक्शन को यहां से ले जाके यहां पहुंचा दिया उसने। आप मुझे बताओ इसने किया क्या? बेसिकली ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर तो बेसिकली इस अगर एक पहाड़ी है, एक पहाड़ है जिस पहाड़ को क्रॉस करना जरूरी है दूसरी तरफ पहुंचने के लिए, तो इस कैटलिस्ट ने इस पहाड़ के अंदर एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पर जो पहाड़ वाली बात मैं समझा रहा हूं, केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट पाथ, ऑल्टरनेट मैकेनिज्म। तो किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जब कैटलिस्ट यूज किया जाता है तो कैटलिस्ट उसी रिएक्टेंट को एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है, जिसे हम लोग कई बार बोल देते हैं कि इट हेल्प्स इन लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर।
बेसिकली लोअरिंग वर्ड के लिए, लोअरिंग वर्ड से बेटर वर्ड है कि ये क्या करता है, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है। और वो ऑल्टरनेट पाथ ऑब्वियस सी बात है पहले वाले पाथ के कंपैरिजन में शॉर्टकट होना चाहिए, हाँ या ना? पहले वाले पाथ के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, ये शॉर्ट होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ कैटलिस्ट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो आप बोलेंगे कैटलिस्ट डालने पे रिएक्शन का रेट एनहांस हो जाता है। और कैसे एनहांस होता है? बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट पाथ। ऑल्टरनेट पाथ किसको? रिएक्टेंट को, ताकि वो क्या फॉर्म कर सके, प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। तो पहला फैक्टर था टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर था कैटलिस्ट, थर्ड फैक्टर और इंपॉर्टेंट फैक्टर है सरफेस एरिया। ये भी आपको आता होगा, सरफेस एरिया वाला कंसेप्ट हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल शुरू करता हूं कि अगर आपके पास एक गरम कप का प्याला है और आपको चाय पीनी है, तो चाय पीने का कई तरीके हैं। या तो आप उस कप से ही पी लो, तो उस केस में क्या होगा कि धुआं बहुत निकल रहा है, तो आपने कहा चाय पीने का टाइम कम करना है, जल्दी पीनी है, तो ऑब्वियस सी बात है चाय गर्म तो पी नहीं जाएगी। तो आप क्या करते हैं, एक सॉसर ले लेते हैं और उस सॉसर में चाय को डाल देते हैं। डालने से बताओ कौन से कप की कौन सी चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी? कप वाली चाय जल्दी ठंडी होगी या प्लेट वाली? प्लेट वाली। कारण बताओ। सरफेस एरिया ज्यादा है। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से जब कोई भी रिएक्शन होनी है, तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है उस रिएक्शन का क्या इंक्रीज कर दो आप, सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, जितनी कोलिजन्स बढ़ जाएंगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा। तो आप इसको इस पॉइंट पे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। इसीलिए हम जानते हैं किसी भी कैटलिस्ट को हम किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म का जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। एम आई क्लियर? पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ये बात क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। इसके बाद एक आता है फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। आप मुझे बताओ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन? प्रेशर का इम्पैक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे? जल्दी बताइए। सर बढ़ जाता है डिपेंडिंग ऑन ली-शार्टले प्रिंसिपल। प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, लेकिन कब तक? अगर आप मान लो किसी गैस रिएक्टेंट्स को कोलाइड करा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है प्रेशर इतना हाई भी ना हो जाए कि गैस जो है वो क्या कर जाए, जल्दी बोलो। लिक्विड ना बन जाए। बहुत बढ़िया, मेरी बात समझ आ रही है? ये क्लियर हुई बात? क्योंकि अगर आपका रिएक्टेंट लिक्विफाई कर गया, अगर रिएक्टेंट ने अपने आप को लिक्विफाई कर दिया, तो जो हमारा पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। और पर्पस था क्या? गैसियस रिएक्टेंट को आपस में कोलाइड करना और प्रोडक्ट फॉर्म करना। अगर गैस लिक्विफाई हो गया तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो गया। तो इसका मतलब प्रेशर पे डिपेंड तो कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन एक बात जो हमें ध्यान रखनी है कि प्रेशर इस तरीके से लगाना है कि वो अपनी फेस चेंज ना करे। एम आई क्लियर? फैक्टर समझ आ गए आप लोगों को? कौन कौन से फैक्टर है? पहला क्या है? टेम्परेचर, जो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स की इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाती है, और जितनी कोलिजन बढ़ती है उतने ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आपने फैक्टर पढ़ा कैटलिस्ट। आपने कहा कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के मैकेनिज्म को ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है और रिएक्शन के रेट को एनहांस करता है। तीसरा आपने पढ़ा सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना ही आपने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता है। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। फिर चौथा आपने कहा प्रेशर, और प्रेशर के अंदर आपने क्या पढ़ा कि जितना प्रेशर आप लगाते हो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने में हेल्प करता है, लेकिन गैसियस रिएक्टेंट के केस में, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. गैसियस रिएक्टेंट के केस में हमने ये ध्यान रखना होता है कि जो गैसियस रिएक्टेंट है कहीं वो लिक्विफाई ना हो जाए,
क्योंकि अगर वो लिक्विफाई हो गए तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, देखो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए ऑब्वियस ही बात है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, OH लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है इसके साथ, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। इसके साथ कंबाइन करने के लिए Br- आया। अब Br- जब कंबाइन करने के लिए आया या अटैक करने के लिए आया तो ऑब्वियस ही बात है Br- इस OH- को रिप्लेस करके ही आएगा, लेकिन वो सामने सामने से अटैक नहीं कर पाएगा। बताओ क्यों नहीं अटैक कर पाएगा? Br- OH को सामने से हटा क्यों नहीं पाएगा? जल्दी बताइए, अरे बोलो, कॉमन सेंस से बता दो तो। ये क्या करेंगे आपस में? Sir, hinder करेंगे। हिंडर करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला फ्रंट अटैक तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब फ्रंट से अटैक इस पर आप नहीं कर सकते। तो फिर कहां से अटैक करना चाहिए? तो ऑब्वियस ही बात है, अटैक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बैक अटैक होगा। यानी कि फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल, बैक अटैक इज पॉसिबल। ठीक है, तो यानी कि अगर इस रिएक्शन को प्रॉपरली होना है तो बैक अटैक करना बहुत जरूरी है। दूसरा, बैक अटैक के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ओरिएंटेशन। क्या कहा मैंने? ओरिएंटेशन इन स्पेस। अब ओरिएंटेशन क्या होती है ये भी आपने पढ़ा हुआ है। दो तरह की ओवरलैपिंग होती है या कोलिजन होती है। एक होती है हेड ऑन और एक होती है साइडवेज। अगर ये पार्टिकल कोलाइड करते हुए टच एंड गो कर रहा है तो आप मुझे बताओ प्रोडक्ट बढ़िया फॉर्म होगा या फिर इस केस में प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म होगा? ये फर्स्ट, ये सेकंड। बताइए किस केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपका ज्यादा बेटर होगा, फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन? जल्दी बोलो, विच कंडीशन वुड लीड टू अ बेटर प्रोडक्ट? फर्स्ट कंडीशन। कारण क्या है? कारण क्या है? बेटर ओवरलैपिंग। बेटर ओवरलैपिंग। हेड ऑन कोलिजन्स है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने कहा कि ओरिएंटेशन का असर भी एक मेजर फैक्टर है रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो पहली बात ओरिएंटेशन की जो बात कर रहा हूं। दूसरा, अटैक कहां से कर रहा है। तीसरी बात, एक और टर्म आती है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक प्रोडक्ट की यील्ड समझते हो? अमाउंट डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये अमाउंट डिपेंड किस पे करता है? कि कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही हैं और कितनी देर में हो रही हैं। तो इट मींस अगर ए प्रॉपर कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स वर्ड यूज करते हैं हम लोग, क्या? इफेक्टिव कोलिजन्स हो रही हैं और इफेक्टिव कोलिजन्स होने की फ्रीक्वेंसी भी क्या है? बहुत ज्यादा है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी समझ जाइए उतना प्रोडक्ट फॉर्म करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये कंसेप्ट समझ आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल? बच्चों प्लीज रेज योर हैंड अगर ये समझ आ गया। कोलिजन थ्योरी समझ आ गई? पलक, ध्रुव, ऐश्वर्या, अशिता, कृष? Yes. दिस इज द थ्योरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड होती है हमारी थ्योरी चैप्टर की। अब रह गई खाली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। लेट अस डू द न्यूमेरिकल्स। कितने हमने टाइप कर लिए थे, कितने रह गए, ये हम करते हैं अभी। ठीक है, हमने लगभग इसके चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन जो जो रह गए वो अभी कर लेते हैं।